हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मार्केट लगातार कुछ टाइम से गिर रही है और यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग है या यहाँ पर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। क्योंकि ना तो अभी लार्ज कैप चल रहा है और ना ही अभी मिड कैप चल रहा है और ना ही स्मॉल कैप। तो ऐसे में ये डाउट अक्सर क्रिएट हो जाते हैं। तो हमेशा इस तरह की सिचुएशन में जो जनरली रिटेलर्स एक मिस्टेक करते हैं वो न्यूज़ देखना शुरू कर देते हैं कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है। और फिर जब न्यूज़ को सर्च करते हैं तो अलग अलग न्यूज़ निकल कर आती हैं। मीन्स जैसे अभी यूएस में एक न्यूज़ ये है कि अभी इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे, शायद और बढ़ सकते हैं। और एक न्यूज़ ये भी आई थी कि यूएस में रिसेशन के जो चांसेस हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए, अभी वहाँ पर रिसेशन के चांसेस बने हुए हैं। और इंडिया में भी आरबीआई को लेकर ये खबरें हैं कि शायद अभी इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे और इंटरेस्ट रेट शायद मेंटेन रहेंगे, जो काफ़ी हाई हैं अभी। तो कम होते हुए नज़र नहीं आते, ऐसे में एक प्रेशर बनता हुआ सा नज़र आता है। तो ये सब न्यूज़ देखने के बदले अगर हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़ देखने के बदले अगर न्यूज़ के साथ में एक बार चार्ट पैटर्न्स भी देखें, डेटा भी देखें कि जो इंडाइसेस हैं, जैसे निफ्टी है या फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी है, वो इंडेक्स कहते क्या हैं आज की डेट में। और जो उसमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पहले बन रहे थे, अभी वो बेकार हो गए हैं या उन्होंने सपोर्ट मेंटेन की हुई है, सपोर्ट टूट गई है। तो डेटा को देखना, चार्ट्स को देखना हमेशा एक्चुअल ट्रेडिंग को बताता है। सी न्यूज़ यहाँ पर सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, अफ़वाह भी हो सकती है। और एक और बात, यहाँ पर अगर किसी ने कोई ओपिनियन दी है तो उसकी ओपिनियन गलत भी हो सकती है, क्योंकि ओपिनियन में और न्यूज़ में डिफरेंस होता है। हमेशा इस तरह की जब भी बातें होती हैं कि यूएस मार्केट में फिर से रिसेशन आ सकता है, तो कोई न्यूज़ नहीं है, ये एक ओपिनियन है। और ओपिनियन और न्यूज़ के बीच में हमें डिफरेंस समझना चाहिए। तो न्यूज़ इज़ समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड एंड ओपिनियन इज़ समथिंग दैट मे हैपन अकॉर्डिंग टू समवन। तो ओपिनियन मतलब किसी की राय कि ऐसा हो सकता है। जो बंदा बोल रहा है ना कि ऐसा हो सकता है, उसको खुद भी नहीं पता एक्चुअल में कि ऐसा हो सकता है, नहीं। वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पर कह रहा है और एक्सपीरियंस के बेस पर अगर पुराने एक्सपीरियंस के बेस बेस पर कुछ बातें हैं तो हो सकता है कि वो बातें आगे चल के सही हों या सिचुएशन चेंज हो जाए। तो यहाँ पर न्यूज़ का मतलब ये होता है कि ये हो चुका है, अब यहाँ पर इसके चेंज होने की चांसेस नहीं हैं। न्यू न्यूज़ आ सकती हैं, लेकिन जो न्यूज़ है दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो जो चीज़ हो चुकी हो उसको न्यूज़ कहते हैं, और जो हो सकती हो, जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी हो, संभावना हो, एक्सपेक्टेशन हो, प्रोबेबिलिटी हो, उसको हम यहाँ पर ओपिनियन कहते हैं। तो ओपिनियन के बेस पर जब भी आप कुछ चीज़ें सुने तो एक्चुअल में क्या हुआ, जो न्यूज़ है, जो चार्ट पर नज़र आती है, ट्रेडिंग हिस्ट्री क्या है, ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को समझ लेना ज़रूरी है। तो ऐसे में जब हम बातों को समझते हैं तो सबसे पहले जैसे हम निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं, तो निफ्टी इंडेक्स में मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर एक अच्छा-सा पैटर्न बना हुआ है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद यहाँ पर ये कप विद हैंडल पैटर्न बना था। और पैटर्न बनने के बाद में ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकआउट के बाद में ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ, फिर रिट्रेस भी हुआ और फिर चलना भी शुरू हुआ। तो ऐसे में जो इसका टेक्निकल टारगेट था, टेक्निकल टारगेट अगर हम वापस से इसको मेज़र करें 3400 पॉइंट्स अबव द ब्रेकआउट पॉइंट, तो ये हमारा टेक्निकल टारगेट निकल कर आया था 22,000। अब ऐसे में जब ये 22,000 निकल कर आया था, तो जो ये अप ट्रेंड है, क्या ये अप ट्रेंड खत्म हो गया है? तो इसको चेक करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है जिसको डाउ थ्योरी कहते हैं, और इसमें हायर हाइज़, हायर लोज़ बनते हुए नज़र आते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये हायर लो बना और फिर उसके बाद में हायर लो बना, फिर उसके बाद में थोड़ा-सा हायर लो बना और ब्रेकआउट के बाद में फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद में फिर ये सपोर्ट लिया। और तो जो लेटेस्ट सपोर्ट है, आप इस बात को समझना, जो लेटेस्ट सपोर्ट है, वो भी टूटी नहीं है। अब यहाँ पर जो ये लो बना था, लो बनने के बाद में जो पुराना हमारा हाई था, उसको यहाँ पर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में यानी कि जो पिछले 2 हाई हैं, लास्ट 2 हाइज़ हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, इन दोनों के बीच का जो लोएस्ट लेवल होता है, जो हमारा ये लेवल है 19,200 का, जब तक ये यहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं होता, तो जो ये डाउ थ्योरी ऊपर को चल रही है, लगातार हायर हाई बनाते हुए छोटे टाइम फ्रेम पर और बड़े टाइम फ्रेम पर, ये ब्रेकआउट होती हुई ये फेल होती हुई नज़र नहीं आती जब तक ये लगातार यहाँ से चल रही है। तो यहाँ पर अगर आज भी आप देखोगे तो ड्यूरिंग द डे
प्राइसेस निफ्टी के काफी नीचे तक गए, 1900 335 तक गए। अगर हम येस्टरडे का जो क्लोजिंग प्राइस था वहां से देखने लगे, जो येस्टरडे का क्लोजिंग प्राइस था दैट वाज 19528। एक बार पूरी ड्राइंग हटाता हूं तो यहाँ पर आपको ज्यादा क्लियरली नजर आएगा 19528, और आज जो लो बना वो 19335 तक गया। तो ड्यूरिंग द डे जो लोएस्ट गया वो ऑलमोस्ट 0.97% यानी कि 1% का लो गया, लेकिन बंद होते होते यहाँ पर 0.5% की रिकवरी आ गई और नीचे जाकर बंद नहीं हुआ। नाउ अगर हम एक बात और देखें कि ये जो ओवरऑल फॉल है जो पिछले 2 वीक से चल रहा है लगातार, अगर पूरा लोएस्ट लेवल तक देखें तो 4.41% की ही गिरावट है, कोई ज्यादा गिरावट नहीं है। और आज जिस लेवल पर बंद हुआ वहां तक देखें तो सिर्फ ये 4% की गिरावट है, 3.91%। इस तरह की गिरावट आना आम बात है। इससे पहले भी अगर हम इस पूरे मींस जो एक कंसोलिडेशन हुआ या रिट्रेसमेंट हुई इस फॉल की बात करने लगे तो यहां पर भी ऑलमोस्ट सेम ही गिरावट आई थी। जो अपना लो बना था दैट वाज आल्सो 4%। तो ये 4% का लो बनना मींस ये आम बात है, इसमें किसी तरह की कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पर जो रैली होती हैं, जो मूवमेंट्स होती हैं, वो बेसिकली 3 तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक लार्ज मूवमेंट होती है, एक मिड मूवमेंट होती है, एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट होती है। तो जब भी कोई नया ब्रेकआउट आता है, एक नई रैली शुरू होती है तो वो 2-3 ईयर्स तक चलती है और उस बीच में यहाँ पर छोटी बड़ी मूवमेंट आती रहती हैं। तो जो बड़ी मूवमेंट्स हैं वो 50-60%, 70%, 80%, 90% तक भी हो सकती हैं। और फिर मिड साइज की मूवमेंट्स होती हैं और फिर शॉर्ट टर्म में होती हैं। शॉर्ट टर्म की मूवमेंट्स ये 3, 4, 5, 6% की लगातार होती रहती हैं। और अगर ये मूवमेंट्स आनी बंद हो जाएं तो आप समझ कर देखो क्या होगा कि अगर ये जो अपना फॉल है, आप ये ध्यान से समझना, अगर ये 4% का फॉल नहीं आता और सिर्फ ये रैली लगातार चल रही होती और ये फिर से फॉल नहीं आता, 4% का लगातार रैली चल रही होती, तो हम इस बात को देख सकते हैं कि जो रैली इस फॉल के बाद दोबारा से आई 5.14% की, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं आती और ये रैली लगातार चल रही होती तो लेवल यहां पहुंच चुके होते 21,000 तक। उसके बाद में जो दोबारा से ये रिट्रेसमेंट आया और अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं आता और फिर से पूरी रैली जो आएगी वो चले, तो अभी तक ये नॉन स्टॉप यहाँ पर 21,000 के आसपास पहुंच चुका होता। तो इतनी शार्प कभी भी मूवमेंट नहीं आती है। जब गिरावट आती है तब गिरावट भी लगातार उसी तरीके से आती है कि 2 स्टेप्स नीचे जाते हैं, 1 स्टेप ऊपर आता है, फिर 2 स्टेप्स नीचे जाते हैं, 1 स्टेप ऊपर आता है। जब मार्केट में बढ़त होती है तो बढ़त भी कभी भी लगातार नहीं होती, और यहाँ पर बढ़त भी 2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन, 2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन, इसी तरीके से होती है। अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस भी अगर देखने लगे, एक बार ये पूरे लेवल्स देखने लगे, तो जब ये गिरावट भी आई थी तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर गिरावट ज्यादा आई, रिकवरी कम हुई, फिर गिरावट ज्यादा आई, फिर रिकवरी कम हुई, फिर गिरावट ज्यादा आई, रिकवरी कम हुई, गिरावट ज्यादा हुई आई। और क्योंकि जो भी ये पुराना हाई बना रहा था उस हाई को इसने एक बार भी नहीं तोड़ा, और जो लो बनते जा रहे थे वो लगातार टूटते गए। यहाँ पर ये लो जो बना ये टूट गया, फिर सेकंड लो बना ये भी टूट गया। तो उसके बाद में चीजें रिवर्स हुई। जो इसने लोअर हाई बनाया था उसके बाद जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, ये लेवल ब्रेकआउट हुआ, तो जो डाउन ट्रेंड था ये वाला, ये डाउन ट्रेंड आना खत्म हो गया और यहाँ पर अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई। अप ट्रेंड चलना शुरू हुआ, यहाँ पर ये नीचे आया, फिर सेम लेवल तक पहुंचा, फिर उसके बाद में इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद में लास्ट वाला जो इसका लो बना वो लो इसका नहीं टूटा, अगर इसको बिल्कुल सीधा भी रखेंगे। और उसके बाद में जब हाई बनाया तो पिछले वाले हाई को इसने तोड़कर बनाया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया तो इसने पुराने वाले लो को नहीं तोड़ा और पुराने वाले हाई को तोड़कर और ऊपर गया। अभी जो इसने लो बनाया हुआ इसको नहीं तोड़ा है। सो नाउ दिस इज इन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में भी छोटी बड़ी सब तरह की मूवमेंट आती रहेंगी। सेम ही यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखकर भी नजर आता है कि बैंक निफ्टी ने भी एज सच जो इसका अप ट्रेंड है उसको नहीं तोड़ा है। ये एक बड़ी मूवमेंट थी, उसके बाद में नीचे आया, फिर पुरानी वाले हाई को तोड़कर ऊपर गया, फिर नीचे आया और नीचे आने पर जो इसका लो था इसने उसको ब्रेक डाउन नहीं किया, और जो इसका हाई था फिर जब इसने दोबारा से रैली शुरू की तो इसको हाई को तोड़कर ऊपर गए, फिर से नीचे आया और वापस से सेम लेवल पर आए और फिर नीचे आया। तो जो लो इसने बनाया है इसको ब्रेकआउट इसने नीचे की तरफ को यहां पर ब्रेकडाउन नहीं दिया है। और बैंक निफ्टी भी यहां पर एक अच्छी खासी सपोर्ट पर है। अगर आप इस चीज को देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में भी अगर
रेसिस्टेंस सपोर्ट बन जाए तो वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये पहले एक रेसिस्टेंस था, फिर ये सेम लेवल पर रेसिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट रेसिस्टेंस दोनों एक ही रेंज में घूमता रहा, फिर ये सेम लेवल पर आकर सपोर्ट बना और अभी भी सेम लेवल पर ही सपोर्ट बनती हुई नजर आती है और ये सपोर्ट टूटती हुई भी नजर नहीं आती। उसका रीजन क्या है? जो मेन कंपनीज हैं बैंक निफ्टी की, अब उसमें हम एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो एचडीएफसी बैंक पर गए। एचडीएफसी बैंक में आज अगर आप देखोगे तो काफी नीचे ओपन हुआ, लेकिन इसने पूरी रिकवरी की और एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बनाया। यानी कि जो यस्टरडे की कैंडल थी, जो रेड कैंडल थी, उसका हाई और उसका लो जो भी था उस रेंज से नीचे ओपन हुआ और उस रेंज के ऊपर जाकर बंद हुआ। यानी कि इसने इस पूरी रेंज को एनगल्फ कर लिया। इसको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं और जो एक रेंज में ये पहले ट्रेड कर रहा था उसी रेंज में ये वापस आ गया। तो गिरावट के बाद सेम रेंज में वापस आना ये अपने आप में एक अच्छी बात है और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाकर, और काफी क्योंकि नीचे चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है काफी टाइम से, और ये रेंज भी अगर आप देखोगे तो सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो पहले रेसिस्टेंस था, फिर रेसिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, फिर वापस से सपोर्ट और रेसिस्टेंस ही है। यानी कि रेंज में है और यहां से ऊपर जाने की इसके चांसेस हैं। तो बैंक निफ्टी को ये सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। सेम ही चीज यहाँ पर कोटक बैंक में भी नजर आती है। अगर हम कोटक बैंक को भी देखेंगे तो कोटक बैंक में भी सेम सिचुएशन है, यानी कि काफी नीचे आ गया है और जो इसकी एक अच्छी बड़ी सपोर्ट रेंज है, अगर हम सपोर्ट रेंज की बात करने लगे देन दिस इज द सपोर्ट रेंज, और सपोर्ट रेंज में आकर फिर से काम करना शुरू कर दिया। जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस 1973 के आसपास है, 1700 के आसपास इसकी सपोर्ट है। तो सपोर्ट पर आकर इसने भी सेम किया, नीचे ओपन हुआ लेकिन ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर रिकवरी दिखा के इसने बंद किया। अगर हम फिर उसके बाद आईसीआईसी बैंक की बात करने लगे, आईसीआईसी बैंक एक सपोर्ट पर आकर रुक गया है अगेन ये भी, और जो पहले सपोर्ट थी सेम ही इसने अभी सेम लेवल पर आकर टच किया है। सो ऑलमोस्ट जो लीडिंग कंपनीज हैं वहां पर ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें वो भी काफी नीचे आ चुका है, यहाँ पर टीसीएस भी ऊपर नहीं गया है, इन्फोसिस भी ऊपर नहीं गया है। तो लार्ज कैप में जो कंपनीज निफ्टी को सपोर्ट करती हैं अदर देन बैंक निफ्टी, वो भी काफी नीचे हैं, और यहाँ पर बैंक निफ्टी तो नीचे है ही, बैंक निफ्टी सपोर्ट भी बना रहा है, निफ्टी भी सपोर्ट बना रहा है, तो यहाँ से ज्यादा गिरावट मुझे नजर नहीं आती। वैसे सपोर्ट ज्यादा हो गया एनीवेज, लेकिन जो भी क्वेश्चन है अगर उसका आंसर सपोर्ट करके आता है तो ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर इस बात का ध्यान नहीं रखना कि एक ही वर्ड 4 बार रिपीट हो या नहीं हो। ये कोई इंग्लिश की डिक्टेशन नहीं है। यहाँ पर हमने किसी दूसरी एम्बेसी को एक प्रॉपर इंग्लिश में, ब्रिटिश एम्बेसी को कोई लेटर नहीं लिखना है, यहाँ पर पैसे कमाने की बात करना है। और वैसे भी मुझे एक अच्छा सा डायलॉग याद आता है जो आश्चर्य बंसल ने मुझे एक बार बताया था कि अगर इंग्लिश बोलने वाला ही चाहिए तो कॉल सेंटर में बहुत सारे अच्छे बच्चे मिलते हैं जो यंग चैम्प्स हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन शायद मैच्योर नहीं होते इसलिए उतना पैसा नहीं कमा पाते। सो बीइंग इन स्टॉक मार्केट, लेट्स फॉरगेट अबाउट द इंग्लिश एंड सपोर्ट एंड मींस दीज वर्ड्स। लेट्स अंडरस्टैंड कि इन सब चीजों को समझ कर यहाँ पैसा कैसे बनेगा। पैसा कमाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ मार्केट में मुझे गिरावट नजर नहीं आती। जो लार्ज कैप है मेरे हिसाब से दैट विल स्टार्ट मूविंग अप वंस अगेन इमीडिएटली, और रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेरी समझ के हिसाब से जिस तरीके से जितना भी बैड हो सकता था प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए, यहाँ पर इन्फ्लेशन का बढ़ना और इंटरेस्ट रेट का बढ़ना और पीक बनना, वो सब हो चुका है। फिर उसके बावजूद भी लगातार यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। और एचडीएफसी बैंक की जो मेन प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम यही थी कि अभी तक एचडीएफसी बैंक इसलिए लगातार बढ़ रहा था क्योंकि बाकी बैंक से एनपीए की पकड़ में थे, एक गिरफ्त में थे, या फिर उसकी वजह से अच्छा नहीं कर पा रहे थे, और एचडीएफसी बैंक में एनपीए काफी कम था तो इसको ज्यादा अच्छी वेटेज दी जाती थी और ये काफी ऊपर जाता था। लेकिन अभी बाकी बैंक्स की जो एनपीए की प्रॉब्लम है वो खत्म हो गई है। तो दोनों ही बैंक्स मींस आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड बैंक, वो सारे ही बैंक्स यहाँ पर सेम एट पार आ गए हैं अगर हम यहाँ पर एनपीए की बात करने लगे। और लेकिन जो यूजर इंटरफेस है और जो यहाँ पर कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है, जो कस्टमर सपोर्ट है, वो एचडीएफसी बैंक की उतनी अच्छी नहीं है, हम सबको पता है। तो इसीलिए उसको थोड़ी सी मार भी पड़ी यहाँ पर, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अगर आप पिछले 3-4 दिन की न्यूज देखोगे एचडीएफसी बैंक की, सो दे हैव मीन्स अनाउंस टू कम अप विद ए वेरी गुड मोबाइल एप्लीकेशन। एक बार मैंने पीछे वीडियो बनाई थी, उसके बाद शायद बहुत सारे लोगों ने उन्हें राय दी होगी एचडीएफसी बैंक की मैनेजमेंट को कि मोबाइल एप्लीकेशन तो अच्छी कर लो। बैंक ऑफ बड़ौदा की
एप्लीकेशन ही अच्छी है कि विवेक भाई की वीडियो देखी थी, उन्होंने भी बताया था इस बात को, तो ये एक प्रैक्टिकलिटी है। और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक अब अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी अच्छे कर रहे हैं। वो ब्रोकिंग हाउस जो है उनका, वहाँ पर भी मीन्स जीरोधा की तरह से प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं एचडीएफसी स्काई के नाम से। और यहाँ पर एक इंटरनल रिस्ट्रक्चर भी उन्होंने किया है रिटेल पार्टिसिपेशन को अच्छा करने के लिए। रिटेल पार्टिसिपेशन मीन्स बैंकिंग वाला रिटेल पार्टिसिपेशन, नॉट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वाला। तो यहाँ चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं और इसी चीज़ का यहाँ पर इम्पैक्ट है कि आज एचडीएफसी बैंक मार्केट के डाउन होने के बावजूद भी 1.5% ऊपर जाकर बंद हुआ है। और यहाँ से हो सकता है कि एक एनगल्फिंग पैटर्न इसने बनाया है और अब इससे शायद नीचे ना जाए और यहाँ से ऊपर की तरफ का रुख ले। और जब भी एचडीएफसी बैंक एक नया अच्छा खासा ऊपर की तरफ को अप मूव दिखाना शुरू करता है तो वो लंबी रैली दिखाता है। आई एम एक्सपेक्टिंग गुड अप मूव फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और निफ्टी, बैंक निफ्टी एक अच्छी सपोर्ट पर है। सो देयर इज नथिंग टू वरी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आप सब अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। मेरा पॉइंट आपको ये सिर्फ इतना बताना है कि सिर्फ और सिर्फ रूमर्स पर, न्यूज़ पर, ओपिनियंस पर इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एक्चुअली स्टॉक्स कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ सपोर्ट्स हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो एक्चुअल डेटा है ट्रेडर्स का। अगर कुछ ऐसा रिस्क होता तो अब तक मार्केट गिर चुकी होती, वो पिछली सपोर्ट पर नहीं टिकी होती। आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना भी है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।